नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश चौहान आज फिर से भारत आरोग्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के क्रम में जो निरंतर हम स्वास्थ्य संबोधन के कार्यक्रमों को आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग आज अपना एक नया कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम का विषय बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है यूआरटीआई, स्पेशली पेडियाट्रिक एज ग्रुप। हम लोग देखते हैं कि जब भी मौसम बदलते हैं तो घर में हम लोगों के यहाँ अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर उनको सर्दी खांसी या बुखार जैसी समस्याएं बार बार आने लगती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग बार बार फेस करते हैं। ज़्यादातर जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक सेलेक्टेड मेडिसिन, जिसमें एक बड़ा कॉमन टर्म आता है एंटीबायोटिक का, तो सभी लोग चाहते हैं कि बार बार एंटीबायोटिक ना देना पड़े और बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। कई बार ये बातें आती हैं सामने कि इम्यूनिटी अगर अच्छी रहे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये इन सभी चीज़ों को लेके इस एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आज की बैठक आयोजित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे आयुर्वेद के फील्ड के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर संदीप कुमार सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाल रोग भी विभाग के, वर्तमान समय में गुजरात में हैं और भारत आरोग्य संगठन के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू, जो बाल रोग की ही विशेषज्ञ हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में अपॉइंटेड हैं और इस विषय में बहुत अच्छी विशेषज्ञता रखती हैं, जो आज हम लोगों को इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में जानकारी देंगी कि बच्चों में ये जो बार बार समस्याएं आती हैं उनको हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही साथ, चूंकि जब बात स्वास्थ्य की आती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक की आती है, क्योंकि जो सर्दी जुकाम की बीमारियां हैं लंग्स से जुड़ी हुई हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई हैं, तो इन पर क्या कुछ ऐसे विशिष्ट योग ऐसे हो सकते हैं, योग प्रक्रियाएं, आसन, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं क्या प्राणायाम वगैरह के माध्यम से? इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं योगा के, डॉक्टर स्वप्निल सर, जो कि नेशनल हेड भी हैं टेक्निकल सेल के भारत आरोग्य संगठन के। और एक प्रक्रिया होती है नस्यम, जिसको हम लोगों ने बार बार सुना होगा कि नेजल रूट से दी जाने वाली एक ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें रेस्पिरेटरी डिसीजेज पे या रिकरेंट कोल्ड एंड कफ में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं प्रोफेसर जय कुमार सिंह सर, जो पंचकर्मा के भारत के बड़े ही नोन एक्सपर्ट हैं। तो इसी प्रक्रिया को अब मैं शुरू करते हुए सबसे पहले प्रिवेंटिव केयर के लिए पहले हम लोग ये देख लें कि प्रिवेंटिव केयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी बच्चों में जैसे ही सीजन बदलता है और ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अंजू को, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर अंजू मैडम, आपका स्वागत है। और अब आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है इस समय। डॉक्टर अंजू मैडम, अपना अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, वेलकम, नमस्कार मैडम। आपका स्वागत है हमारे भारत आरोग्य संगठन के इस स्वास्थ्य के कार्यक्रम में। आप स्वयं भी भारत आरोग्य संगठन के उत्तर प्रदेश राज्य के सेक्रेटरी पद का दायित्व संभाल रही हैं। हमारा लिए आज का आपके लिए बड़ा ही एक रोचक प्रश्न है कि जैसे ही सीजन बदलते हैं, ठंडी गर्मी का कुछ मौसम होता है, या कुछ बच्चे कभी भी कभी आइसक्रीम खा लिया या कुछ थोड़ा ठंडा गर्म हो गया उनके खाने में, तो तुरंत ही उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए हम क्या रोकथाम कर सकते हैं? आपके विशेषज्ञता का विषय है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए इस विषय पर प्रकाश डालें। अंजू मैडम। थैंक यू बॉस। हाँ जी बॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to say thank you to all of you to give me opportunity to express my view on such a very common but very important problem by which any can affect, especially children. And ये problem है URTI, means upper respiratory tract infection, which include any infection, especially ये infection viral होता है जो nose, nasal cavity, pharynx, लैरिंग्स एंड साइनसेस को कवर करता है। और इसके जो सिम्टम होते हैं कॉमन फ्लू से काफी कुछ एजेंबल्स करते हैं, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमन फ्लू से काफी डिफरेंट है। और इसकी अगर इलाज ना किया जाए तो काफी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों में टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक निमोनिया आदि, ये सब हो सकता है। अभी आजकल नया वायरस इंडिया में रन कर रहा है, दैट इज HMPV वायरस। वो भी एक निमोनिया सिम्टम है, बट उसमें भी स्टार्टिंग में आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अगर उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही प्रिवेंट कर दिया जाए तो वो आगे प्रॉब्लम बढ़ने
बढ़ नहीं सकती है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम का रोकथाम और इसका बचाव करना बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी स्पेशली उन लोगों में ज्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है, और इस कैटेगरी में बच्चे और इन्फेंट बहुत ज्यादा इंक्लूड होते हैं। इन लोगों में, छोटे बच्चों में और इन्फेंट में कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम से बचाव करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। फर्स्ट वन इज वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में जा ही ना पाए, और दूसरी अगर जाती है तो वहीं के वहीं वो खत्म हो जाए, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो कि वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी पर असर ही ना डाल सके। तो इन दोनों टॉपिक पर अगर हम बात करना चाहेंगे तो पहला पॉइंट हमारा होगा कि वो उस चीज से हम कैसे प्रिकॉशन रखें। तो इसके लिए हमने बच्चों में ये प्रिकॉशन रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ी सी सावधानी के साथ इस चीज को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जैसे आप बच्चों को बार बार प्रमोट कर सकते हैं कि वो अ, हाथ धुलें बार बार, या हाथ नहीं धो सकते हैं तो सैनिटाइजर का यूज करें। बार बार अपने फेस को ना टच करें। अगर फेस को टच करते हैं तो अपने हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद ही फेस को टच करें। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको बार बार खिलाने के लिए बड़े लोग जो होते हैं वो टच करते हैं उनको, तो वो बार बार टच ना करें, या टच करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लें। छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना लेकर के जाएं, और अगर लेकर जाना ही है, अगर काफी कंपलसरी है, तो मास्क लगा के जाएं। और मास्क भी जनरली 2 साल से ज्यादा के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें यूज करना चाहिए। छोटे बच्चों को आप इजीली कवर करके ले जा सकते हैं, बट माउथ और नोज कवर करने के लिए 2 साल से बड़े बच्चों को ही कहा जाता है। और इसमें अगर मास्क यूज कर रहे हैं तो वो मास्क का रिकरेंट बार बार यूज ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही उसका दोबारा से यूज करें, या फिर जो रीयूजेबल होते हैं उनको वॉश करके, और अदरवाइज जो डेली यूज कर सकते हैं उस तरह के आप मास्क यूज करें। अगर घर पर किसी टाइप के इस तरह के सिम्टम किसी को डेवलप हो रहे हैं तो उस पर्सन के पास, उस इंसान के पास बच्चों को जाने से रोकना चाहिए, या वो खुद इंसान बच्चों के पास ना आए। और अगर आता भी है तो अपने आप को अच्छे से मास्क कवर करके उसके बाद ही आए। उसके द्वारा, उस इंसान के द्वारा जिसमें ये सिम्टम है, उसके द्वारा जो यूज की हुई चीजें हैं उन चीजों को अच्छे से वॉश करने के बाद ही यूज करें, या तो ना यूज करें। इसके अलावा बच्चों को ये इस चीज के लिए हमेशा गाइड करना चाहिए कि अगर उनको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें। माउथ को कवर करने के बाद ही खांसे या छींके। ये सारी कुछ चीजें हैं जो डेली रूटीन में लाने के बाद, मतलब बच्चों की हैबिट में चेंज करने के बाद हम इनसे बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करके भी आप बच्चों को यूआरटीआई या किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नींद लें, 8 घंटे की नींद बच्चों को चाहिए होती है, तो प्रॉपर नींद लें। आजकल इंडोर गेम बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इंडोर गेम के बजाय आउटडोर गेम के लिए बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली इन सनलाइट। इसके अलावा जो आजकल बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जंक फूड की जगह होममेड खाना ये यूज करना चाहिए। स्पेशली इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड दाल और मिल्क, ये चीजें यूज करनी चाहिए। और घी घी का यूज बच्चों की डाइट में स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्थ तो बनाता ही है, साथ में इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। कुछ भी चीज उठा करके, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी चीज मुंह में उठा के डालते हैं, तो इसमें बच्चों की बिहेवियर को चेंज करने के लिए इस चीज के लिए गाइड करना चाहिए कि बच्चे कुछ भी, कोई भी चीज उठा करके मुंह में ना डाल लें। इसके अलावा जिस चीज की गाइडेंस आज भी बहुत कम है, ये है दैट इज रात में सोने से पहले बच्चों को दांत में ब्रश करना, मतलब माउथ क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो नोज या माउथ के थ्रू ही जाता है। अगर हम इन्फेक्शन को उसी जगह पर किल कर देंगे तो वो इन्फेक्शन नीचे की तरफ जा ही नहीं पाएगा। इसलिए माउथ रात में सोने से पहले, और रात में जर्म्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तो नाइट में
माउथ क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हल्के, इसके साथ ही साथ अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं तो गार्गल्स करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। गार्गल्स से भी वो जर्म्स हैं वो किल हो सकते हैं। इसके अलावा जो सीजन चेंज होता है, जिसको हम आयुर्वेद में ऋतु संधि कहते हैं, उस सीजन में, कोल्ड वेदर में जब ठंड होती है या रेनी सीजन में भी अपने हाथ पैरों और कपड़ों को गर्म रखना चाहिए। बच्चों को इस चीज के लिए गाइड करना चाहिए कि अपने हाथों को कैसे गर्म रखें। इसके अलावा जहां पर मास्क यूज नहीं कर सकते हैं वहां पर अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके उसके बाद ही किसी भी चीज को यूज करना चाहिए। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ जाता है तो उससे कैसे बचना है, वो आपकी बॉडी में ज्यादा ग्रो ना कर सके, इसके लिए कुछ इम्यूनो बूस्टर हर्बल ड्रग होती है। ये हर्बल ड्रग्स आप जो ऋतु संधि होती है या कोल्ड वेदर होता है, इस सीजन में आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं, या जब आपको सिम्टम डेवलप हो सके उस समय यूज कर सकते हैं। बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डेली रूटीन में इन मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। एक्चुअली ये मेडिसिन नहीं, हर्बल ड्रग्स होती हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी, अदरक, गिलोय, बनअपसा, हल्दी, काली मिर्च, आंवला, दालचीनी, इलायची और शहद। ये सारी कुछ ऐसी हर्बल ड्रग्स होती हैं जिनको आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके पास अवेलेबल है उन ड्रग्स को आप यूज कर सकते हैं। सिंगल ड्रग भी होगी तो उसको आप क्रश करके हनी के साथ यूज किया जा सकता है। ये बच्चे इजीली तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप इनका कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल करके जो बच्चों को अच्छी लगती हैं उनके साथ में मिक्स करके अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। अगर वो वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे होता रहेगा तो उन वैक्सीनेशन में हिप्स वायरस है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या न्यूमोकोकल वायरस है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उससे बचाव की वैक्सीनेशन उसमें लगती है। तो ये वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवाएं। ये सारे कुछ पॉइंट हैं जिनके थ्रू बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रिवेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं डेली रूटीन में। ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में, बच्चों की लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे तो काफी हद तक प्रिवेंशन हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू बॉस। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सामान्य रूप से बच्चों को हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रेरित किया। हैंड वॉश वगैरह की टेक्निक बड़ी अच्छी है। अपने आप को हैंड वॉश लगातार करते रहें। हाथ बार बार हाथ से चेहरे को छूना या कोई भी चीज़ उठा के ऐसे ही खा लेना, स्पेशली उन चीज़ों पे भी आपने हाईलाइट किया। जैसे कि घरों में किसी को कई बार सर्दी जुकाम वगैरह रहता है बड़ों में, तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों के साथ लगातार टच में बने रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय में हम लोग देखते हैं कि पूरी फैमिली को ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ को भी, बचाव के पक्ष पर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। जो कुछ गलतियां मास्क के रूप में होती हैं उस पर भी आपने अच्छे से प्रकाश डाला। कई बार एक ही मास्क 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार लोग उसी को यूज करते रहते हैं बिना उसको एक तरह से प्रॉपरली क्लीन किए। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक नई वजह बन जाता है। और काफ़ी सारे हर्बल ड्रग्स जो आपने बताए जो सबके लिए इजीली अवेलेबल हैं, तुलसी, वनप्सा, हल्दी, मधु, अदरक वगैरह, जो सभी के साथ आसानी से उपलब्ध हैं, इनको भी अगर ठीक ढंग से प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लाभदायक हो सकते हैं और हमको अपनी दवाइयों पे बचा सकते हैं। एक पॉइंट आपने और अच्छा बताया कि चूंकि इम्यूनिटी इसके लिए एक बड़ा कारण है, तो इम्यूनिटी को एक आउटडोर गेम्स के थ्रू, सनलाइट में गेम्स के थ्रू, या अच्छी एक नींद लेके अपना खाने पीने की डाइट हैबिट्स को अच्छे से सुधार कर, ये एक नई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई है, माउथ क्लीन करना या ब्रशिंग की टेक्निक। क्योंकि इस टेक्निक से चूंकि बिल्कुल पीछे ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स सब जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से अगर इन्फेक्शन को रोकते हैं तो आगे बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। ये आपकी द्वारा दी गई जानकारी न केवल एक सामान्य जनता के लिए उपयोगी है, बल्कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों के जब गार्जियंस हमारे पास आते हैं तो अक्सर ये नहीं पूछने आते कि ट्रीटमेंट क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि बार बार इसको परेशानी हो रही है तो हम ऐसा क्या करें कि बार बार ये बीमार ना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी क्रम में अब थोड़ा सा आगे हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि जैसा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट रहा, हमने काफ़ी प्रयास किया
कोशिश की कि हम बीमार ना पड़ें। कई बार स्कूलिंग इटसेल्फ इस तरह के केसेस को बढ़ाती है। हमारे बच्चे हेल्दी हैं, काफ़ी चीज़ें प्रिकॉशन भी लेते हैं, लेकिन एक जहाँ पे ग्रुप और गैदरिंग वाली बात होती है वहाँ पे उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप स्कूल नहीं भेजेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। स्कूल भी जाएंगे और अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलेंगे भी, तो जहाँ पे बच्चों की ही आपस में गैदरिंग है या बड़ों के साथ खेलेंगे तो कोई ना कोई दूसरा इन्फेक्टेड है, तो उनके थ्रू इनको कई बार इन्फेक्शन मिल जाता है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बीमार पड़ ही रहे हैं तो आगे में अब हम ट्रीटमेंट के लिए क्या एस्पेक्ट देख सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप सूर्यवंशी सर, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनके पास काफ़ी अच्छा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। साउथ से लेके मिड इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वैराइटीज़ ऑफ केसेस इस तरह के देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस का अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। एमडी किया है केरला से और वर्तमान में पीएचडी भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सर से गाइडलाइन लेना चाहते हैं कि अगर यूआरटीआई होती है तो हमारे पास किस किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस रह सकते हैं। यह पार्ट विशेष रूप से गाइडेंस के लिए है, प्रैक्टिशनर्स के लिए जो बीएमएस के बाद जनरल प्रैक्टिस में आ जाते हैं, या इस तरह के केसेस लगभग सभी को सामान्य रूप से मिलते हैं। तो किस तरह का ट्रीटमेंट है जो इस समय हमको यूज करना चाहिए, डॉक्टर संदीप सर? थैंक यू डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। डॉक्टर अजय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। हमारे यहाँ पे गुजरात में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है मकर संक्रांति, उत्तरायण होता है और काइट्स फेस्टिवल होता है यहाँ पे। एक्चुअली इसी के बीच आज हमारी ओपीडी भी हाफ डे ओपीडी थी और अभी हम फ्री है। आपको ये बताने में हमें बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी पेशेंट्स आज सुबह हमारे ओपीडी में, मोस्ट ऑफ द केसेस वही थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में ऐसे है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एक नॉन स्पेसिफिक टर्म है जिसमें हमें ये देखना है कि नॉन स्पेसिफिक टर्म में क्या क्या एंडोमेकल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि नोज है, नोज का नेजल म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा से लेके लैरिंग्स फैरिंग्स तक जितने ऑर्गन्स है और उसमें जो इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो अंडर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अम्ब्रेला में हम अकाउंट कर सकते हैं। Actually, URTI account for the maximum number of physician visit all over the world, and it's most common cause of morbidity in children. अगर आप ओवरऑल इंसिडेंस देखना है ARI का, यानी कितना स्पेंड होता है इसमें, अगर आप इंडिया देखो, वर्ल्ड वाइड देखो आप, तो बहुत स्पेंड होता है उसमें मनी, जो आपका हेल्थ जो भी स्ट्रक्चर है वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मेडिसिन तक। तो बच्चों में स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। इसमें भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि क्या कि अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शंस बहुत बार नॉर्मल भी होते हैं। जैसे नॉर्मल का मतलब क्या है कि कुछ बार इंसिडेंस जो है उसका कॉमन होता है, 8 to 10 एपिसोड्स पर ईयर वो कॉमन होते हैं बच्चों में। क्योंकि हर बार आपने देखा होगा वायरस, नए नए वायरस आते रहते हैं, उसके बाद ऋतु संधि होता है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली में। ये सारे इंसिडेंट्स जो है उसके वजह से हम नंबर ऑफ केसेस देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के। अब मुझे आपको ये कहना है कि अगर आपके पास आने वाले बच्चों में 8 to 10 टाइम्स अगर इन्फेक्शन के एपिसोड्स है तो आप नॉर्मल समझिए। लेकिन मोर देन 8 to 10 अगर इन्फेक्शन होते हैं बच्चों में पर ईयर, तो फिर आप उसे एबनॉर्मल समझ के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें विधिकरण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आप कह सकते हो। और इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन मैं आपको ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि हम 3 चीजें देखते हैं उसमें। निदान परिवर्जन होता है, सेकेंड संप्राप्ति विघटन होता है, और थर्ड में आपको रसायन चिकित्सा कह सकता हूँ। लेकिन इसके पहले हम ये देखते हैं कि इम्यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी। क्योंकि बाल्यावस्था है और आपको भी पता है कि असंपूर्ण वीर्यत्वात ये चरक में कहा गया है कि अब संपूर्ण वीर्यत्वात का मतलब क्या होता है कि उनके पास खुद की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, लो इम्यूनिटी होती है इन चिल्ड्रन, इम्यून सिस्टम वीक होती है, और इसके वजह से उनमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं क्योंकि एक्सपोज होते हैं वो बहुत सारे एलर्जेंस को और वायरस बैक्टीरियाज को। अगर हमारा देखा जाए तो हमारे पास मैकेनिकल साइटोटॉक्सिक डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन ये बच्चों में थोड़ा सा लैक होता है। इम्यून सिस्टम
पुअर होती है, उसकी वजह से उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखो कि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आपको क्या साइन सिम्टम दिखेंगे अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे, तो उसमें आपको स्नीजिंग, कोल्ड, कफ, फीवर, नासानह, nasal turbinates, inflamed, hypertrophy of nasal turbinates, nasal blockage, ये सारे जो साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे संहिता में आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कास प्रतिशायत कासः कासातराज्यक्ष्मा, यानी क्या कि अगर आप प्रतिशाय को अगर कास को प्रतिशाय को अगर आप ट्रीट नहीं करते हो, उसका रूपांतर कास में होता है, और कास को भी आप ट्रीट नहीं करते हो और बहुत क्रोनिक कास अगर रहता है तो उसका राजयक्ष्मा में रूपांतर होता है। यानी आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो शुरू हुआ है वो आपके लंग पैरेन्काइमा जो डिसऑर्डर्स है, पैरेन्काइमल डिसऑर्डर्स, वहां तक वो जा सकता है। एक्चुअली इम्यूनिटी बहुत कम होने की वजह से हमें ये बहुत वल्नरेबल होते हैं बच्चे, और हमें उनके लिए ट्रीटमेंट में हमेशा याद रखना है कि पहले आपको संप्राप्ति समझनी है। अगर आप संप्राप्ति समझ ले तो फिर आगे जाके हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत ईजी होता है। बहुत बार क्या करते हैं हम, जो ट्रीटमेंट होती है हमारी, हम लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि लाक्षणिक चिकित्सा करने से बेटर है कि आप शुद्ध चिकित्सा कीजिए। उसमें भी आपको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें जो डिसीजेस हैं, हमारी संहिता है, उसमें बहुत सारे श्वास, कास, छर्दी, राजयक्ष्मा, ये सारे जो अध्याय हैं, इसका अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। अम, अगर आप देखोगे कि क्या कॉज़ हो सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है, संहिता में कहा गया है कि धूमोपघातात्, रजस्तथैव च, व्यायाम, वृक्षान्न सेवनम च। यानी अगर आप देखो कि जो अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, इन अहमदाबाद है, ये अंकलेश्वर है हमारे पास, जहाँ केमिकल्स, बाकी पॉल्यूशन, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसमें वृक्षान्न सेवन, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, वो आपके बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए बहुत ईज़ी होता है उनको इस फैक्टर्स की वजह से। तो आपको ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, वो सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो आपके स्वतंत्र जो व्याधि है, यानी अगर आप श्वास, कास, प्रतिशाय इसे देखें तो ये फैक्टर्स हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में परतंत्र व्याधि भी होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ओपीडी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। कॉन्स्टिपेशन उनमें बहुत क्रोनिक होता है, और मैंने जो सीखा है इतने सालों में, अगर आप उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर देते हो, तो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, यानी जो प्रॉब्लम्स है श्वास, कास, प्रतिशाय, वो बहुत ईज़िली ना उनके ट्रीट कर सकते हैं हम। यानी क्या है कि हमने संहिता में पढ़ा था कि अदप प्रतिहतो वायु, यानी जो वायु, अपान वायु जो है, उसे अगर प्रतिरोध, अवरोध होता है, तो वो उदान-व्यान को लेके कास की उत्पत्ति करता है। तो आप अगर उसे हमारे यहाँ पे धुले में नाना दोषी हैं, पंचकर्म की बहुत ईज़िली प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने बहुत ईज़ी और मेथड्स बताए कि वो तो कहते थे कि अगर आप बस्ती दे दोगे ना, तो उससे भी बच्चा ट्रीट हो जाता है। यानी हम जो सोचते हैं कि वमन, क्योंकि हमारे दिमाग में वही आता है कि वमन एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, और अगर हम वमन करते हैं तो बच्चों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन आपको भी बताना चाहता हूँ कि वमन बच्चों में करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और वासंतिक वमन और बाकी हम सब जो पंचकर्मा से रिलेटेड दिखते हैं, वो नहीं। लेकिन वाग्भट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि वाग्भट कहते हैं सदा बाला घृत क्षीर निषेवणात्, यानी बालक हमेशा घृत और क्षीर का सेवन करता है। तो वो अगर सेवन करता है तो आप बहुत ईज़िली उसको वमन करवा सकते हो। तो अभी हम में जो अप्रोच है तो हम देखते हैं, लेकिन मुझे आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए आपके, अगर अगर आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या है कि क्यूर करना है यूआरटीआई को। सेकंड है कि आपको प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशंस को, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। कौन से कॉम्प्लिकेशन में, राजयक्ष्मा कहा गया है, उसके बाद छर्दी है, स्वरसाद है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो आगे आने वाले हैं, तो उसको आप प्रिवेंट करो। मॉडर्न के हिसाब से निमोनिया है, हाइपरट्रॉफी, एडेनल हाइपरट्रॉफी, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। रिकरेंस को प्रिवेंट करना है आपको, और जो फर्दर इन्फेक्शंस की इंटेंसिटी है, उसको आपको कम करना है। ये आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए।
इसके लिए क्या करना है, आपने सुना होगा, क्या सुना है कि मेडिसिन्स, लेकिन मेडिसिन्स के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंजू उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिवेंटिव हमें केयर बताई है कि क्या करनी है बच्चों में। ये जो केयर करनी है उसमें भी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब भी पेशेंट्स को देखता हूँ, उनसे काउंसलिंग करता हूँ, स्पेशली बच्चों से मैं जब बातें करता हूँ ना, तो उनका डाइट क्या होना चाहिए, वो क्या खाना खाते हैं, उनको क्या नहीं खाना चाहिए, वो अगर हम बच्चों से बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, उनको प्यार से समझाते हो ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम उनकी मम्मी हमें बताती है कि डॉक्टर साहब आपने जो-जो कहा था, उसने सब कुछ खाना बंद कर दिया है और अभी आप जो बोलोगे ना वो वही फॉलो करता है और करेगा भी। तो फिर ये इम्पोर्टेंट है हमें कि डाइट क्या करना देना चाहिए और क्या उसे अवॉइड करना चाहिए। मेडिसिन्स तो एकदम मेडिसिन्स एक ऑप्शन है, क्योंकि मेडिसिन्स हम उसे देने ही वाले हैं, लेकिन पहले हम उसके बातें कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उसमें हम बता सकते हैं डाइट। डाइट का इम्पोर्टेंट में ये है कि मेरे जो भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनमें कहता हूँ कि आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद कर दीजिए। दही भी अगर खाना है बच्चे को, तो आप हफ्ते में 1 बार दीजिए और वो भी सुबह के टाइम दीजिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स दोपहर के बाद आप मत दीजिए बच्चों को। अ, क्योंकि देखिए, ये जो डाइट है ना उसमें अभिसंध्याहार होता है बहुत बार। कौन-सा कि जो हमारे यहाँ पे मोस्टली खमन है, इडली डोसा है, ये सारे जो फर्मेंटेड जो होते हैं, वो भी हमें बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि कफ जो है ना उसकी क्लेदता बढ़ती है उससे, तो वो हमें कम करना चाहिए। मैडम ने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स, यस स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड पे जितना बच्चा खेलेगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी और वो अ, एक्चुअली बच्चे एक्सपोज़ भी होते हैं, स्कूल में एक्सपोज़ होते हैं, ग्राउंड पर एक्सपोज़ होते हैं। अब तो इतने सारे वायरस आ रहे हैं, हम ज़्यादा बचा नहीं सकते बच्चों को। ने मेरा तो कहना यही है कि आप बच्चों को एक्सपोज़ करो, क्योंकि बच्चे एक्सपोज़ होते रहेंगे, उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती रहेगी, लेकिन वीक इम्यूनिटी जिनके पास है, उन्हें हमें पहले इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद हम उनको अ, जो है एक्सपोज़ कर सकते हैं। मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू हमें अगर देखना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को हमें वात, कफ, हर ट्रीटमेंट ही करनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वात और कफ ये दोनों ही बहुत बड़े कल्प्रिट्स हैं कि जिनके वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि स्थान आमाशय है, प्राणव स्रोतस उरव स्थान है। इसमें कफ और वात उनके स्थान हैं और जब दोषिक प्रेडोमिनेंस आप देखोगे तो वात और कफ ये दोनों ही वहाँ पे देखे जाएँगे। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहता कि पित्तानुबंध कभी नहीं होगा, होगा, क्योंकि बहुत बार हमें पेशेंट्स ऐसे देखते हैं, हम 2 टाइप के पेशेंट्स देखते हैं। कौन से देखते हैं? ज्वरानुबंधी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और बहुत बार विबंधानुबंधी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आप देखिए, अभी ज्वरानुबंधी, क्योंकि बहुत बार कोल्ड, कफ जब होता है, तो बाद में फीवर भी डेवलप होता है और हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं ऐसे ही कि डॉक्टर साहब इसे फीवर है, कोल्ड, कफ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। आपको एक बताना चाहता हूँ कि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं ना, वो तो बहुत अच्छे से हमें हिस्ट्री देते हैं। हिस्ट्री क्या देते हैं वो, कि डॉक्टर जैसे ही बादल आते हैं ना या क्लाउडी होता है या जैसे ही अभी विंटर सीज़न स्टार्ट होता है, मेरे बच्चे को कोल्ड स्टार्ट होता है, फिर धीरे-धीरे कफ स्टार्ट होता है और फीवर आ जाता है और स्पेशली नाइट में बहुत कफिंग होता है उसे। तो आपको वो अस्थमा की हिस्ट्री दे देगा वहाँ पे। ऐसे ही अगर हम काउंसलिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो हमें वो पता चलेगा। तो फिर हम जान सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या उसका डायग्नोसिस होगा। कासवृद्ध्यात् भवेश्वासम्, कासवृद्ध्यात् भवेश्वासम् ऐसे संहिता में कहा गया है। बहुत बार तो ऐसे भी है, अगर कास की ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो उपद्रव एज़ ए उपद्रव भी व्याधि होते हैं। जैसे कासाद श्वास, क्षय, छर्दी, स्वर स्वादयो गदः भवन्ति उपक्षयात् तस्मात् तत् ज्वरया त्वरया जयेत्। यानी जो अगर आपको कास को ट्रीट नहीं करोगे तो श्वास को नहीं करोगे, क्षय, फिर छर्दी, स्वरस्वाद, इतने सारे डिसीज़ हो होते रहते हैं, इसलिए आपको उपद्रव ना हो, इसलिए आपको जल्दी से पल्पे ट्रैक इन्फेक्शंस को ट्रीट करना होता है। व्याधि जो है वो स्वतंत्र और परतंत्र, इन दोनों टाइप का हो सकता है। आपको अकॉर्डिंग टू दैट प्लान करना है कि आपको पिक करना है मेडिसिन्स को। मैंने कहा वैसे ही हमें 3 दिमाग में रखना है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है।
सेकंड संप्राप्ति विघटन करना है, और तीसरा रसायन चिकित्सा करनी है। हम आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या और कैसे करना है, ठीक है। मैंने तो कहा कि आपको हमेशा याद रखना है कि लाक्षणिक ट्रीटमेंट मत कीजिए, थोड़ा सोच के, पेशेंट सामने होता है उससे काउंसलिंग कीजिए, उससे आपको दोषानुदुष्य क्या संबंध है सब कुछ पता चलेगा, और आगे जाके हम ट्रीट कर सकते हैं। वमन अगर देना है, वमन हमने पंचकर्मा जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप शोधन करोगे, शोधन करके हमें ट्रीटमेंट करनी है। मेरा एक्सपीरियंस मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार ना बच्चों का वमन करने के लिए प्लान किया, लेकिन आपको भी पता है कि वमन करने के लिए बच्चे की एज और उसकी शारीरिक स्थिति वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस 6 इयर्स के ऊपर के बच्चों में मैंने वमन करवाए, लेकिन आपका जैसे वमन होता है पंचकर्मा में जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वैसे ना करते हुए हमने हमारे वाग्भट जी उनका सुना कि क्या सुना, सदा बाला घृत शीर्निशेवणात् सद्यस्थान वमनम तस्मात् पायेन मतिमान मृदु। यानी जब भी आपको वमन करवाना है तो मतिमान जो वैद्य होता है उसमें मृदु वमन करना चाहिए। मेरे जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत बार ना लवणोदक यानी सिर्फ लवण जो डाला है हमने पानी में, वो पानी जो है वो पानी पिलाने के बाद भी 1-2 एपिसोड्स में उसने वोमिट कर दिया है। दूसरा अगर आपको है एष्टी मधु चूर्ण, एष्टी मधु चूर्ण आप लीजिए, उसको पानी में डालिए, गुनगुने पानी में, और वो बच्चों को दे दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो वमन कर देते हैं। क्योंकि हमें मृदु वमन करवाना है, उनका हमें अकॉर्डिंग टू पंचकर्मा जितना सिस्टमेटिक जो वमन कहा गया है वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा जो इतना एनकाउंटर हुआ है, क्लोज एनकाउंटर जो हुआ है पेशेंट के साथ, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है उसमें से मैंने यही जाना है कि आप इतना करने से भी पेशेंट में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जब बच्चे को क्रेपिटेशंस होंगे, फ्रॉथ फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स यानी नोज से अगर फ्लोटिंग हो रहा है, उसके बाद बच्चों में अगर ड्रूलिंग माउथ में से ऐसे कफ आ रहा है, और कफ क्लेदन है, क्लीनता दिख रही है, क्लेद दिख रहा है, आपको कफ के सब लक्षण दिख रहे हैं, तब इस कंडीशन में आप वमन करवा सकते हो। और ये वमन करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद अगर आप बात करो कि फिर वमनोपरांत हमें क्या करना चाहिए, तो वमनोपरांत आपको पता है कि वमन में हम जैसे ही कुछ दिनों के लिए आहार विहार में चेंजेस करते हैं, वैसे ही आप बाहर दे सकते हो। दशमूल कटुत्रयम कषायम जो है, जो मेरे प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको पता है जैसे ही वात कफ चिकित्सा हमें करनी है, तो उष्ण, लघु और अनभयसंधि ऐसे गुणों से युक्त जो होते हैं ड्रग्स हमें वैसे पिक करने हैं। उसमें से दशमूल कटुत्रय कषाय वो वात और कफहर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि वो पित्तानुबंधी है। दशमूल कटुत्रयम कषायम मैंने मेरे प्रैक्टिस में, पीजी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे भी हमारे ओपीडी में आते थे। सिर्फ का और वो कषाय लेते थे, क्योंकि हमारे ओपीडी में गरम-गरम कषाय बनते थे और वो बच्चे वो लेते थे। उसमें उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, उसके लिए वो एंटीबायोटिक्स अवॉइड ही करते थे। इसलिए दशमूल कटुतयम कषाय बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड है व्याघ्रादि कषाय। बहुत कम ड्रग्स हैं जिसमें वात कफहर ही बताया है, यानी वात कफहर ऐसे बहुत कम कषाय बताए, जिसमें स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस अगर लेना है आपको तो व्याघ्रादि कषायम बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आजकल जो वायरल फीवर्स होते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल फीवर, इन्फेक्शंस, जिसमें एसोसिएटेड सिम्पटम्स में आपको रनिंग नोज, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग ये दिखाई देगा, उसमें आप व्याघ्रादि कषाय अगर यूज करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको पीपली चूर्ण उसमें प्रक्षेप द्रव्य यूज करना है, लेकिन आप थोड़ा-सा ध्यान देना कि बच्चे की शारीरिक स्थिति कैसी है और वो कोष्ठ कैसा है उसका। अगर उसका कोष्ठ सेंसिटिव है तो पीपली चूर्ण थोड़ा कम ही डालना है। और एक है एलाकनादि कषाय। एलाकनादि कषाय सहस्त्रयोगम में है, उसमें बहुत अच्छे से जो अभी आपको पता होगा कि हम जो श्वास, कास, राजश्मा, छर्दी, चिकित्सा अध्याय देखते हैं, उसमें से बहुत सारे कल्प हम यूज करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि एलाकनादि कषाय अगर आप यूज करोगे, तो आपको जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। क्योंकि मेरा ऐसे है कि एलाकनादि कषाय में लाक्षादि चूर्ण यूज करते हैं हम, तो इसे वो कास स्पेशली जब
कफिंग होगा तो वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कुछ बच्चे होते हैं हमारे पास आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिनमें कंजेनिटल हार्ट डिसीज होते हैं, एएसडी वीएसडी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें हम स्थिरादि कषाय यूज कर सकते हैं। स्थिरादि कषाय के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक अच्छा कषाय जो है नयोपायम कषायम, जो स्पेशली वातानुलोमन करता है। मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में ही कि बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेके बच्चे हमारे पास आते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेके आएंगे तो उनमें अगर आप नयोपायम कषायम यूज करते हैं तो आपको ड्यूअल इफेक्ट मिलने वाला है। पहले तो वो वातानुलोमन है, वातानुलोमन होने के कारण वो अपान वायु की दृष्टि भी अगर होगी तो वो दूर करेगा। वातानुलोमन है तो उदान और अपानु जो है वो कॉम्बिनेशन बन के जो कास होने वाला है उसे वो ट्रीट करेगा। इसीलिए नयोपायम जो कषाय है वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें वातानुलोमन ही काम होता है, वात कफ हर नहीं होता, लेकिन वो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में दे सकते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है आशा वरिष्ठ। आशा वरिष्ठ क्या होता है कि आशा वरिष्ठ एक मध्य कल्पना है, यानी आपने देखा होगा कि मध्य और विष को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बाल्यावस्था है, ओज बहुत कम है। अगर ओज के विपरीत आप चिकित्सा करोगे तो फिर हमारे बालकों में यानी बच्चों में ही वो इजी नहीं होगी और करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए आशा वरिष्ठ देने के वक्त सोच कर आशा वरिष्ठ बड़े बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल बिल्ड उसकी पोटेंसी वो सब देखना है। उसमें अभी हम शिराद शिरानाद अन्नाद ऐसे हम सोच है हमारी कि बच्चों के हमें वह विभाजन करके ऐसे विभाजन किया है। शिराद में तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। बचा शिरानाद। शिरानाद में आपको जैसे हम सिग्नल पे खड़े होते हैं ना, बहुत सोच समझ के एंट्री करते हैं, वैसे आपको करनी है। अन्नाद में आप आशा वरिष्ठ यूज कर सकते हो। कौन से आशा वरिष्ठ? जो कॉमनली आपको पता होंगे, वासारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, पार्थारिष्ट है, कनकासव है, सुरासव है। हाँ, सुरासव के बारे में आपको कहना था कि सुरासव जो है ना वो बहुत अच्छा है कि जो राइनाइटिस होगी यानी जिसमें कफिंग सॉरी उसमें से रनिंग नोज होगा उसमें आप यूज कर सकते हो। और पार्थारिष्ट के बारे में आपको बताना है कि जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, जैसे एएसडी होगा, वीएसडी होगा, इन सभी में आप पार्थारिष्ट यूज कर सकते हो। वासारिष्ट बहुत अच्छा है, दशमूलारिष्ट बहुत अच्छा है। कनकासव, कनकासव बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कनकासव देते हुए आपको थोड़ा संभल के देना है, क्योंकि कनकासव देने के बाद बहुत बच्चों में ना क्या होता है कि वो उसकी मूवमेंट्स जो होती है स्लगिश हो जाते हैं। जैसे मध्य में जो आपको इफेक्ट्स दिखते हैं वैसे कनकासव में दिखते हैं। तो आपको देते हुए थोड़ा सा सोच के देना है। कुछ पेटेंट ड्रग्स हैं, जैसे श्वासामृत है वैद्य रत्नम का, जो अच्छे से दशमूल कटुत्व जो कषाय होता है ना, बहुत बार आपके पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब वो काढ़ा मत दीजिए आप, क्योंकि बच्चे को ना काढ़ा लेना पसंद नहीं है। तो उसकी जगह पे आप कुछ पेटेंट ड्रग यूज कर सकते हो, जैसे सिमिलर उसके कंटेंट्स है, जिसमें श्वासामृतम है वैद्यरत्नम का। फिर दूसरा है रेस्पिकॉट। रेस्पिकॉट मैंने कहा ना व्याघ्रादि कषाय बहुत अच्छा वात कफर है, तो रेस्पिकॉट की जो कंटेंट है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम रेस्पिकॉट यूज कर सकते हैं उसमें। दूसरा है वासाकॉट। वासाकॉट जो है वो कोट्टकल कंपनी का ड्रग है, वो बहुत अच्छा है। मोस्टली आप ड्राई कप में भी आप उसे यूज कर सकते हो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हो गई। नेक्स्ट है कॉफलेट। कॉफलेट हिमालय का, कॉफेंड है बुफिक का। ये सारे पेटेंट ड्रग्स हैं। आप आपके सोच से थोड़ा सा सोच कर मैंने कहा कि बच्चे की कंडीशन देख के आप उसे यूज कर सकते हो। गुलिका। केरला में बहुत सारे गुलिका है जो हमने यूज की थी। श्वासानंद गुलिका मैं अभी भी प्रैक्टिस में यूज करता हूँ। श्वासानंद गुलिका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत कम ना दस दसा जो प्रिपरेशन होते हैं कम यूज करता हूँ। केरला में जाने के बाद हमने हर्बल ड्रग्स को बहुत यूज किया और उसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि हर्बल ड्रग्स से भी बच्चे ट्रीट हो जाते हैं। हालांकि अभ्रक भस्म और यशद भस्म बहुत अच्छे काम करते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, श्वासानंद गुलिका यहाँ जो है उसमें कंटेंट है हिंगुल, वत्सनाप, कर्पूर, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा सर कि ये जैसे एक यूआरटीआई की प्रैक्टिस में एक काफ़ी बार जैसे ही एक फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं कफ एंड कोल्ड के साथ में, बहुत तेजी से मैं देखता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शंस में चेंज होते हुए एंटीबायोटिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं।
कितना रोल देखते हैं कि मतलब यूआरटीआई के केसेस में विदाउट एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स में कितना डिफरेंस पाते हैं, अगर देखा जाए तो रिजल्ट हाँ, ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली ना ये दो पे डिपेंड होता है। कैसे कि जो आपके प्रैक्टिशनर है, यानी आप खुद, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। और सेकंड है कि आप पे ट्रस्ट करने वाले पेरेंट। क्योंकि पेरेंट अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो फिर आप उन्हें ये जो ड्रग्स है हमारे आयुर्वेदा के, उनको आप यूज करके, मैंने अभी कहा ना कि रसा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं हमें। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं पेरेंट्स, 2-3 दिन रुकते भी नहीं है और उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिले, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी एंटीबायोटिक में क्या है कि मोस्ट कॉमन है एमोक्सिलिन, जो यूज होता है। उसके बाद मैं इसे बिल्कुल नहीं कहता कि एलोपैथी ड्रग्स बहुत बुरे हैं, वो कुछ रिजल्ट नहीं देते। लेकिन मेरा कहना है कि बहुत बार जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो बच्चों में वायरल टाइप्स के होते हैं। और इनमें अगर एंटीबायोटिक्स देना, यानी आप ऐसे है कि आप उसका बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं, उससे बच्चे में प्रॉब्लम ही ज्यादा होते हैं। तो अगर आप वेट एंड वॉच करोगे और आयुर्वेदा के हर्बल ड्रग्स यूज करोगे, और जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, जहाँ वायरल इन्फेक्शन है, वहां पे एंटीबायोटिक का यूज करने की जगह पर मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दशमूलकटुत्रय कषाय, व्याघ्रादि कषाय, जो वायरल इन्फेक्शन जो है उसमें यूज होता है। सुदर्शन चूर्ण है, गुडुचि चूर्ण है। जहाँ पित्तानुबंध नहीं है, वैसे दशमूलकटुत्रय को अवॉइड करके आप बाकी दे सकते हो। अच्छा, इससे भी इन बहुत जनरल अच्छे जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कई बार हमारे। जैसे पेरेंट्स पेरेंट्स का जैसे एक ये क्वेश्चन रहेगा कि लगभग मेडिसिन के साथ में, अगर हर्बल मेडिसिन के साथ में हम चलते हैं, तो चूंकि उनको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ से जरूर मतलब रहता है कि जैसे कफ एपिसोड है या रनिंग नोज है जिनकी वजह से वो परेशान है, या नेजल ब्लॉकेज है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, रात में कई बार बच्चे उठ जाते हैं नेजल ब्लॉकेज की वजह से। यस सर, यस सर। सिचुएशन में वो लगभग क्या एक ड्यूरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब अगर प्योरली हम हर्बल मेडिकेशंस के साथ चल रहे हैं, तो लगभग कितने समय में एक अनुमानित या रिस्पांस की हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि इतने समय में कुछ सर, रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा? यस सर। अभी देखिए, अभी आपने जो कहा ना, ये बहुत कॉमन है कि वो बताते हैं हमें कि सर इवनिंग में उसे स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, और नाइट में वो एकदम सडनली उठता है, खांसता है और कभी कभी वोमिट भी कर देता है। तो इस कंडीशंस में उनको लगता है कि ये शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और इनमें हमें एलोपैथी ही देना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि 5 to 6 डेज आप अगर मेडिसिन प्रॉपरली लेते हो, जो हमारे मेडिसिन से आप लेते हो, और अगर उसमें वायरल ही है, बैक्टीरियल कोई इश्यूज नहीं है। क्योंकि फीवर जो है वो आपको एक लूक होता है, लूक से भी पता चल जाता है। क्योंकि बहुत बार बच्चे वायरल में अगर होंगे, तो उनके एपिसोड्स जब निकल जाते हैं फीवर के, तो वो बहुत एक्टिव होते हैं, प्लेफुल होते हैं। और इस कंडीशन में हमें एक आइडिया आ जाती है। और रिकरेंट जो होते हैं, क्रोनिक रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं, उसमें मम्मी को या उसके पेरेंट जो है, उनको एक आइडिया आ जाती है कि इसे कितने दिन लगते हैं ट्रीट होने में, या ये कितनी जल्दी रिकवर करता है। क्योंकि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट ना, मैंने कहा कि पहले निदान परिवर्जन, संप्राप्ति विघटन और रसायन। रसायन चिकित्सा भी हमें धीरे धीरे करनी है, जिससे वो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी और आगे जाके इसके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये श्वासन, जैसे हमारा सब प्रिपरेशन से अगर आप एंटीबायोटिक्स की जगह पे ये यूज करोगे, तो उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हिंगुल, वत्सनाप, कर्पूर उसके कंटेंट है। एक मुक्का मुक्कड़ा मुक्कड़ा की गुलिका है, केरला में इजीली मिलती थी, अवेलेबल थी। बाहर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन गोरोचनादि गुलिका है, जो सन्निपातिक ज्वर होता है, कास के साथ जो आता है, उसमें गोरोचनादि गुलिका अच्छा काम करेगी। मैंने कहा कि वात कफर चाहिए हमें, तो धन्वंतर गुलिका है, वो भी सर्वम वात विकाजित कही गई है, वो भी आप अच्छे से दे सकते हो। एक योग है आरोग्य रक्षा कल्पद्रुम। एक्चुअली केरला में जो पेडियाट्रिक प्रैक्टिस होती है, उसमें से बहुत सारे ड्रग सहस्रवेगम से, चिकित्सा मंजीरी से, और हमारे जो आरोग्य रक्षा कल्पद्रुम है, उसमें से ज्यादा आते हैं। उसमें एक ड्रग है, जैसे ड्रग में अभी अगर आपको बताया कि एक लेप के फॉर्म में आप कर सकते हो। जैसे ये बच्चे होते हैं छोटे, न्यूनेट टाइप के, जिनमें आप इंटरनल कुछ देना नहीं चाहते हो, तो उसमें आप जाति फल, जायपत्री, मुस्ता, दुर्वा, जीरक, लवंग, यष्टि, इसको मिक्स करके आप उसका लेप जो है वो बच्चों को एक्सटर्नली एप्लीकेशन कर सकते हो आप। तो उससे भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। और ये जो बच्चे हैं उसमें निम्ब
रजन्यादि यानी रजन्यादि चूर्ण है ना, वो भी बहुत अच्छे काम करेंगे। तो अभी चूर्ण के बारे में अगर कहना है तो स्पेशली तालीस आदि चूर्ण है जो बहुत यूज होता है, जिसमें दीपन, पाचन, वातानुलोमन उसका एक्शन है, तो वो बहुत अच्छे से यूज होता है। सितोपलादि चूर्ण, बहुत बार तो हमारे पास पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि डॉक्टर वो चूर्ण दो ना, थोड़ा मीठा मीठा होता है और बच्चे को इजीली ले सके। जो सितोपलादि चूर्ण है, बहुत अच्छी कंपनी है मार्केट में जो बनाती है सितोपलादि चूर्ण को। रजन्यादि चूर्ण, वाग्भट में कहा गया है कि रजनी दारु सरल श्रेयसी भवति द्वयम कृष्णपंचतावलीडम माक्षिक सर्पिचा ग्रहणी दीपनम श्रेष्ठम मारुतस्य अनुलोमनम। यानी मग दीपन एक श्रेष्ठ प्रॉपर्टी उसकी ग्रहणी में होता है, उसके बाद आप बच्चों में वातानुलोमन कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है कि रजन्यादि चूर्ण अगर आप यूज करोगे ना, तो उसमें रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। एलरखंड है, आपका हृदयखंड ग्रैन्यूल्स ले लो आप, बच्चे इजीली ले लेते हैं हृदयखंड ग्रैन्यूल्स या एलरखंड जो मिलता है। हाँ, इनमें थोड़ा सा मीठापन रहता है, ये एक अच्छी हाँ चीज़ है जिसकी वजह से ले सकते हैं। हाँ, तो ये अच्छा, बच्चों इन को इन इन मेडिसिन के साथ जैसे एक एपिसोड आया है, उसको मेडिसिन के साथ में उसका रिजॉल्व होना है। एक नया जो इसमें रसायन वाला जो आप एक्सपेक्ट बता रहे थे, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लें तो जो इसका रिकरेंट एपिसोड है उसको हम कम कर सकें? जैसे एक ट्रीटमेंट पार्ट ओवर होने के बाद में बार बार जैसे लोगों की एक वो है कि जैसे आपने बताया कि 8 तक देखा जा सकता है, ईयर में इतने एपिसोड्स आ जाते हैं। हाँ तो क्या इन हाँ, एपिसोड्स को कम करने के लिए कुछ ऐसे रसायन चिकित्साएं हैं जो हम सामान्य रूप से यूज कर सकें डेली टू यस। डे लाइफ में? तो ये बहुत बार ना, ये अभी रसायन चिकित्सा में देखिए, चूर्ण में तो मैंने बता दिया, सितोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, एलरथन। आप घर में ना योश और हरिद्रा जो है ना, उसका कॉम्बिनेशन दे सकते हो। बहुत बार तो मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम हल्दी का दूध देते हैं। मैंने कहा कि दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम किया है। आप सुबह दीजिए, रात को मत दीजिए, क्योंकि बहुत बार ना वो देने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। रसायन चिकित्सा करने में मुझे हरिद्रा जो है ना, आपने अभी कहा कि हरिद्रा, हरिद्रा मुझे रसायन बहुत अच्छा ड्रग है हरिद्रा, कि जिससे आपके पेशेंट्स में इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। अगस्त्य रसायन है जो अच्छा है। मृद्विकादी रसायन है। कोट्टकल का हरितकादी आता है, वो रसायन अच्छा है। दशमूल रसायन है। ये रसायन जो है ना, वो बच्चों में हमें हमेशा, जो भी एक प्रिस्क्रिप्शन होगा, हर प्रिस्क्रिप्शन में हमें एक रसायन लिखना ही लिखना है, क्योंकि रसायन जब लिखना शुरू करोगे आप, क्योंकि हमारा अग्नि, दीपन, पाचन, ये भी अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा जब भी दोगे आप, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो भी होगा, जो भी आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी, उसमें अग्नि, दीपन, पाचन और एक रसायन, ये तो होना ही होना चाहिए। और रसायन में कहता हूँ कि अगस्त रसायन, इनकी यस, कोई एक ड्यूरेशन है? जैसे आपने अगस्त रसायन या दशमूल रसायन जैसे कल थ्री बताए, मंथ्स 3 मंथ्स के लिए कम से कम दें हाँ, आप थ्री कंटिन्यूएशन मंथ्स में? इसे कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम्म। मिलते हैं। बहुत बार अभी पेटेंट भी कुछ ड्रग है, जैसे इम्यूनोसिन है, सेप्टिलिन है, वो भी हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर आप संहिता बेस पर अगर आप जाना चाहते हो, ड्रग्स यूज करना चाहते हो, तो एक अच्छे हैं। नेक्स्ट है घृत। घृत में आप इंदुकांत सुना होगा आपने, इंदुकांत रसायन है, इंदुकांत कषाय है। इंदुकांत घृत भी बहुत अच्छी एक कल्पना है जो आप यूज कर सकते हो। तलम, बहुत बार ना तलम केरला का थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि रासनादी चूर्ण, कचुरादी चूर्ण, पंचगंध चूर्ण, ये जो है ना तलम पे, यानी मुर्दा जो अपना है वहां पे वो अप्लाई करते हैं। क्योंकि बहुत बार हम शिरोपीचू करते हैं लोग, बहुत बार मुर्दा तेल का यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद रासनादी चूर्ण हम यहाँ पे लगा देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि बच्चों में जो कफ का स्थान है और शिरो मुर्दा जहाँ पे अगर आप यूज करोगे रासनादी चूर्ण, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए रासनादी चूर्ण का यूज करना तलम में एक अच्छी कल्पना है। कुछ ड्रग्स हैं, मैं ऐसे कुछ ड्रग्स बताना चाहता हूँ, जैसे यष्टि मधु है। यष्टि मधु एक बहुत अच्छा एक ड्रग है, जो आप सिक्रीशंस बढ़ा के उसे कफ पिघलाना, उससे वो निकल कर बाहर आ सकते हैं। हाँ, एक शीरीष, मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रग देखा, जैसे शीरीष है। ये शीरीष का एक पेटेंट लिया गया है कर्नाटका में। उन्होंने शीरीष के बहुत ड्रग्स पेटेंट बना के उसमें चूर्ण, कषाय, वो सब बनाया है। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन पेटेंट हुआ है इस वजह से, क्योंकि ये कोई लोकल वैद्य थे, वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं इम्यूनिटी लेवल पर, कि इम्यूनिटी बढ़ जाए बच्चों की और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी इश्यूज कम हो।
तो शीरीशास्त्र जो है वो मास्ट सेल जो इनहिबिटर है उस पे बहुत अच्छे से काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट में आप कुछ ड्रग्स हैं जैसे वचा है, एसटी मधु है, आप उसे यूज कर सकते हो। रिकरेंट में अगर बहुत सारे पीएचडी स्टडी भी हुए हैं, स्पेशली कोमारबिलिटी में अभ्रक का यूज हुआ है। मेरे प्रिस्क्रिप्शन में अगर रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का कोई बच्चा आता है तो उसमें लक्ष्मी विलास तो होता ही होता है। मैं उसमें लक्ष्मी विलास का यूज करता हूँ। तो लक्ष्मी विलास में अभ्रक भी है, तो अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, मकर ध्वज, ये रिकरेंट इसमें ट्रैक इन्फेक्शन में आप यूज कर सकते हो और उससे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखी जाती है। धूपन, हरिद्रा, हरिद्रा जो है ना वो धूपन चिकित्सा होती है स्पेशली बच्चों में। तो धूपन चिकित्सा करते हुए आप ये चिकित्सा भी कर सकते हो, जिससे हरिद्रा जो होती है उसका यूज करके धूपन चिकित्सा अगर करोगे तो बच्चों में बहुत जल्दी फायदा होता है। ये सारे ड्रग्स हैं बच्चों में यूज करने लायक, लेकिन निदान परिवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको एक बताना है कि जो बच्चे रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं ना जिन बच्चों में, उनके लिए अच्छा है कि जो लिटिल फिंगर है ना उसको घी में, नॉर्मल गाय का घी, उसमें आप लिटिल फिंगर को डुबो के दोनों नॉस्ट्रिल्स में घुमाना है सुबह शाम। एक्चुअली अणु तेल से नस करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन बच्चे एकदम टिपिकल नस लेना पसंद नहीं करते। तो इसमें घर में आप कर सकते हो कि बच्चों का लिटिल फिंगर जो होता है वो घी में डुबो के दोनों नॉस्ट्रिल्स में अगर आप सुबह शाम ये यूज करोगे तो उससे बहुत फायदा होगा, और जो उनके रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। और नासाई शिरसोद्वारम ऐसे कहा गया है, और वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे एलर्जेंस तो सबसे पहले नेजल मिकोजा पे अटैक करते हैं। तो उसके वजह से अगर आप ये बहुत एपिसोड्स कम करना चाहते हो तो सिंपल गाय का घी जो है वो अगर आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में सुबह शाम जस्ट उसको यूज करोगे, इंस्टिल करोगे, तो भी उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। यस, तो यही बहुत मेरी बहुत बहुत एक्सपीरियंस बहुत स्टोरी थी। धन्यवाद सर। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कवरेज हुआ। जो डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशंस हैं उन पर भी एक बहुत अच्छे से आपने बारीकी से चीज़ों को समझाया। चाहे चूर्ण प्रिपरेशंस हों, आसोरिष्ट हैं, उनका क्यों कम देना चाहिए, किस एज ग्रुप से शुरू करना चाहिए, कषाय हैं अगर टेस्ट की प्रॉब्लम आती है तब किन प्रिपरेशंस को यूज करना चाहिए, रस भस्मों का भी यूज एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ में कैसे करना चाहिए, और विशेष रूप से प्रोडक्ट्स का या जो हमारे कल्प हैं उनके सिलेक्शन के लिए आपने बातें कही कि जब ज्वरानुबंध है तब किस चीज़ पर हमको देखना है, विबंध का अनुबंध है, कॉन्स्टिपेशन के साथ बच्चे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, तब हमें कैसे कल्प लेने चाहिए। साथ ही साथ एक जो रिकरेंसी है जो वो एक बहुत बड़ी एक चैलेंज बनी हुई है, उसको रोकने के लिए भी आपने एक तमाम रसायनों के बारे में बताया, और साथ ही साथ देश के जो विभिन्न भागों में जिस तरह की चिकित्सा पद्धति चल रही है, चाहे वो जोशी सर की आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, या आपने केरल की तमाम वैद्य परंपरा में या ट्रेडिशनल परंपरा में जिन चीज़ों का यूज किया जा रहा है, चाहे वो सीरीज हो या अन्य तरह की चीज़ें बताई आपने, तो ये बहुत ही एक वास्ट स्पेक्ट्रम में आपने एक गाइडलाइन दिया है जो प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपका ये स्पीच जो हमेशा रिकॉर्डिंग में रहेगा, और मैं समझता हूँ पेडियाट्रिक प्रैक्टिस करने वाले चाहे वो आयुर्वेद के हों या जनरल प्रैक्टिस में हों, इस स्पीच को बार बार सुन के अपने प्रैक्टिस में भरपूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने जहाँ से अभी एक टॉपिक लगभग छोड़ा था, मैं चाहूँगा कि उसको वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू कर लें। आपने एक नस्यम थेरेपी के बारे में बात की। नस्य इटसेल्फ पंचकर्म का एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार है जो नेजल रूट से शुरू होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीजेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि पंचकर्मा के एक्सपर्ट डॉक्टर अजय सर हमारे साथ उपलब्ध हैं। सर प्रोफेसर हैं और हमारे यहाँ भारत आरोग्य संगठन में वाइस प्रेसिडेंट का उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के विषयों पर हमेशा से ही सर का एक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। तो मैं चाहूँगा कि नस्य या पंचकर्मा या अपने अनुभव जो इस विषय पर सर के हैं वो हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर अजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड डॉक्टर संदीप ने बहुत ही बड़ा, बहुत ही इलाबोरेटेड विषय पे एक मार्गदर्शन किया है। डेफिनेटली एक माइलस्टोन साबित होगा ये आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके का मार्गदर्शन उन्होंने दिया है अपने वास्ट एक्सपीरियंस से, वो डेफिनेटली एक काबिले तारीफ है। धन्यवाद सर अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए।
मैं पंचकर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो स्पेशली यूआरटीआई के केसेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिजीजेज होते हैं उनमें जो यूज किए जाते हैं, आयुर्वेद में जो बोला गया है कि नस्यम ऊर्ध्वजत्र विकारेषु विशेषण नस्यम मिश्रित, मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके उसके अंदर ही आता है, जो एबव क्लेविकुलर रीजन के ऊपर जो भी डिजीजेज होती हैं उनमें नस्य का प्रयोग स्पेशली करना जाता है, क्योंकि नस्य के थ्रू ही हम ऊपर के जो भी उत्तमांग हमारे बताए गए हैं, चाहे साइनस की प्रॉब्लम हो या रिकरेंट इन्फेक्शन होते हो, ओरल कैविटी की कोई प्रॉब्लम हो या फिर नेजल कैविटी कोई प्रॉब्लम हो, ईएनटी की जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब नस्य के थ्रू संहिताओं में बताया गया है। तो स्पेशली जो कंडीशन जिस कंडीशन के बारे में आज चर्चा चल रही है उसमें स्पेशली हम 4-5 तरीके के प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें सबसे मेन प्रोसीजर होता है वो है नस्यम। नस्यम कई तरीके के होते हैं और नस्य की कोई ऐसी ना तो एज लिमिट स्पेशली बताई गई जो कंडीशन है, क्योंकि रोगी पुरुष के लिए तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि उसको कौन से एज में करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यही बताया गया कि जब बीमारी हो तो वो सब चीजें कर देनी चाहिए जो भी अपने प्रोसीजर्स बताए गए हैं। तो स्पेशली जो नस्य हम लोग करते हैं 2 तरीके का नस्य करते हैं। ऐसे तो बताया गया कि 7 साल के कम और 80 साल के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रतिमर्श नस्य बताया गया वो आप पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी बच्चे से लेके बूढ़े तक को आप कर सकते हो। तो प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग बताया गया, ये मात्रा के आधार पर मतलब डोज के हिसाब से बताई गई ये चीजें। लेकिन जो साइनस के पेशेंट्स होते हैं या जो जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, तो अक्यूट केसेज में तो नस्यम का इंडिकेशन नहीं बताया गया है, लेकिन प्रिवेंशन के हिसाब से विरेचन नस्य, जो कि विरेचन नस्य में बेसिकली जो यूज किए जाते हैं ड्रग वो है स्पेशली आपका बिंदु टाइल, जो इसका मार्केट में ऑलरेडी प्रिपरेशन अवेलेबल है, या फिर आप ओपीज नस्य भी बनाकर दे सकते हो अपने पेशेंट्स को। ओपीज नस्य में जनरली तुलसी सरस को हम लोग यूज करते हैं, उनका में जो भी जो प्रोटीन पेशेंट्स की मैं बच्चों की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल टॉपिक की बात, जनरल पेशेंट्स की बात कर रहे हैं कि सर भारी रहता है या बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जनरली साइनस के आपको पेशेंट बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि साइनस में इन्फेक्शन हमेशा भरा ही रहता है। तो साइनसाइटिस के केसेस में विरेचन नस का बहुत अच्छा रोल होता है, जिसमें 3 से 7 दिन तक हम लोग षटबिंदु तैल भी यूज करते हैं, या ज्योतिषमती तैल का भी बहुत अच्छा रोल होता है इसके अंदर, जो तो ये सब तीक्ष्ण औषधियां होती हैं जो कफ को बहुत तेजी से मेल्ट करके और बाहर निकालने लगती हैं। हाँ, नस्य करने का अपना एक प्रोसीजर होता है, अब हर प्रोसीजर के अपने कुछ गाइडलाइंस होती है, कौन से समय में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बिना आप करते हो तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, अलबत्ता कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी मिल जाते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि नस्यम करने के बाद अगर आपने पेशेंट के पॉस्चर को सही से मेंटेन नहीं किया तो हेडेक होना बहुत कॉमन हो जाता है। अक्सर पेशेंट बोलता है कि उसको सर के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है ड्यूरिंग आफ्टर लगभग आधे घंटे तक नस्यम करने के पश्चात, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब उसके हेड की पोजीशन प्रॉपर नहीं रखी गई है। जनरली ऐसा बोला गया है कि जब आप नस्यम करते हो तो हेड की पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए, और हेड की पोजीशन प्रॉपर होने के लिए आपको एक छोटा सा कुछ पतला सा तौलिया या कुछ ऐसे टॉवेल, जिससे कि और गर्दन के नीचे पीठ वाले हिस्से पे थोड़ा आप रख दोगे, जो हेड की पोजीशन होती है वो लगभग थोड़ी सी उठ जाती है, वो पोजीशन सबसे अच्छा होता है। हालांकि संहिताओं में बताया गया है कि उसके पैर वाले हिस्से को आप थोड़ा ऊपर कर दोगे तो हेड जो होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है। तो वैसे कंडीशन में आपको नस्यम करना चाहिए, क्योंकि वो पॉस्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस उसके बाद मात्रा बताई गई है कि कितने डोज में यूज करना चाहिए, तो जनरली 1 ml से लेके 5 ml तक हम लोग जनरल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, लगभग 8 साल 10 साल तक के बच्चे हैं, तो उनमें हम 1 ml दोनों नॉस्ट्रिल्स में, और हमेशा जो बोला गया कि ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं यूज करने का, आप उसको धारा के रूप में यूज करो। तो जो भी जितने भी क्वांटिटी में आपको लेना है वो ऑयल को आप किसी गोकर्णा में ले लो, जनरली एक दीपक की तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसको गोकर्णा बोलते हैं, उस गोकर्णा में और 2 गोकर्णा में आप उसको ले लो। पेशेंट का अनस्यम करने से पहले थोड़ा सा फेस का एक स्टीम देने का, स्टीम इनहेलेशन कराने के बाद जो स्रोतस जो होते हैं, जो भी आपके साइनसेज होते हैं थोड़े ओपन हो जाते हैं, उसके बाद नस्यम
कि जो मेडिसिन आपने डिसाइड की है पेशेंट के डिजीज के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, वो सब आप यूज कर सकते हो। जनरली जो मैंने बताया कि अगर साइनस वाले केसेस में हम लोग जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस षडबिंदु या ज्योतिषमती तैल का यूज करते हैं। और दूसरा औपीजना से जो फ्रेश आपके तुलसी के पत्ते होते हैं उनके जूस निकाल के साथ में थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक के साथ सेंधव नमक और मधु, इन चारों का मिक्सचर बना के लगभग 2-2 ml दोनों नॉस्ट्रिल्स में यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि और करने के बाद और करने की इसकी एक विधि होती है कि जो भी आप जितना भी अमाउंट आपको लेना है उसको आपको 3 बार में नॉस्ट्रिल्स में डालना है। एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल में डालते हैं और पेशेंट को अंदर खींचने के लिए बोलते हैं और खींचकर बोलते हैं कि उसको गले की तरफ खींचना है। गले में जब उसको मेडिसिन फील होने लगती है तब उसको थूकने के लिए बोलते हैं। उसी दौरान जो भी लोग रहते हैं, जो भी साथ में अटेंडेंट होते हैं, उनको पेशेंट के हाथ और पैर को थोड़ा सा गर्म करने रगड़ने के लिए बोलते हैं ताकि जो भी सर्कुलेशन हो। ऐसा बोला गया कि ऐसा करने से जो भी औषधि होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। उसके बाद नस्यम हो जाने के बाद पेशेंट को लेटे ही रहना है 4 से 5 मिनट तक और लेट कर ही उसको स्पिट करते रहना है जब तक पूरी औषधि निकल नहीं जाती है उससे। औषधि के साथ साथ कफ जो भी जमा हुआ कफ रहेगा। अगर सीवियर साइनोसाइटिस के पेशेंट्स को आप देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट कलर के, बहुत ही स्मेली कफ स्प्यूटम जो है बाहर निकलता है उसमें। ये करने के बाद पेशेंट को धूमपान कराते हैं। धूमपान के लिए हरिद्राजी वर्ती बन जाती है, वसादी वर्ती मिलती है, या आप बना भी सकते हो वर्ती बनाकर, और दोनों नाकों से ही इसका धूमपान कराते हैं। धूमपान कराने के बाद कवल और गंडूस कराते हैं। और ये सब थेरेपी करने से पहले हम पेशेंट को तलम भी करते हैं। और तलम के लिए उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। वो सब प्रोसीजर जो होते हैं वो ये सब चीजें ऐसे यूआरटी के केसेज में हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन एक्यूट केसेज में नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखने का। लेकिन इसका सबसे अच्छा बेनिफिट जो होता है लॉन्ग टर्म में और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा होता है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जिन पेशेंट को बार बार रिकरेंट कफ कोल्ड होते रहते हैं उन पेशेंट पर अगर इन सभी चीजों का आप यूज करते हो तो उनके, क्योंकि जो भी एक्यूमुलेटेड कफ रहता है, जो भी अंदर साइनसेस में जमा हुआ कफ रहता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है, मेल्ट होकर निकल जाता है। तो इन्फेक्शन होने की जो रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही डिलेड होते हैं बट डिले हो जाते हैं, क्योंकि ये सब। और दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताया कि संक्षेपता क्रिया योगो निदानम परिवर्जन, मतलब निदान परिवर्जन बहुत ही आवश्यक है। अगर पेशेंट को आप प्रिकॉशन लेने की बोले, स्पेशली मास्क का प्रयोग अगर आप बोल देते हो तो आप आधी समस्या उसकी ऐसे ही हल कर देते हो। तो अपने प्रैक्टिस में आप पेशेंट्स को इनकरेज करिए कि वो मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। तो स्पेशली आप इस तरीके के जो प्रिकॉशन लेते हैं उनसे आप अपने पेशेंट्स को बचा सकते हो। एक और थेरेपी हम लोग करते हैं, लेपम करते हैं जनरली दासनादी चूर्ण को नागर मीन्स बीटल जूस पान के पत्ते में लेप करके, और जो साइनोसाइटिस के पेशेंट जिनको हेडेक होता है वहां पे भी हम लोग लेप करने के लिए बोलते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और जो एक रेगुलर बेसिस पे जो अपने दिनचर्या में शामिल करने वाली बात है, अगर हम उसको दिनचर्या में शामिल करें नस्यम को डेली, जैसा बताया भी है कि प्रतिमर्श नस्य को आप रोज कर सकते हो, हर समय कर सकते हो, डेली कर सकते हो, तो इसका एक इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि इस पेशेंट जो जो भी बताया गया है अपने और प्रैक्टिस में देखा भी गया है कि जो पेशेंट अपने रेगुलर दिनचर्या में लाइफस्टाइल में नस्य को इंक्लूड करता है उसको ये रिकरेंट कफ फीवर जो होना है वो तो डिलेड हो ही जाते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। जो और भी दूसरी चीजें आती हैं, जो बालों के ऊपर इफेक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। जो हेयर फॉल की समस्या होती है वो भी नस्यम से बहुत अच्छी क्लियर हो जाती है। नस्यम से जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। हालांकि उसमें मेडिसिन का जो यूज किया जाता है वो डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, बट जो प्रोसीजर है वो नस्यम ही कहलाता है। इसके में नस्यम का टॉपिक चला तो नस्यम से जो लाभ होने वाले होते हैं उनके बारे में आपको बताया। तीसरी जो चीजें इन समय की जाती हैं आजकल न्यू पैटर्न में, ऑयल पुलिंग, जनरली आयुर्वेद में इसी को कवल गंडूस बोलते हैं। ऑयल पुलिंग किया जाता है। ऑयल पुलिंग को बहुत ही अच्छे आजकल ऑयल पुलिंग एक ट्रेंड में भी है, क्योंकि ये सब चीजें जब इंग्लिश नाम से आती हैं तो उनका यूज कंपेरेटिवली बहुत तेजी से समाज में फैलता है। तो आजकल जो कवल गंडूस है उसका ऑयल पुलिंग के नाम से करते हैं। स्पेशली ओरल कैविटी के जो भी डिजीज होते हैं उसमें ऑयल पुलिंग को बहुत ही अच्छा माना गया है। और तीसरी जो इम्यूनिटी के पर्पज से जो हम लोग यूज करते हैं, जो प्रैक्टिस में जनरली यूज भी करना चाहिए बच्चों में,
स्वर्ण का बहुत अच्छा रोल है। आप बच्चों को स्वर्ण के लिए इंकरेज करिए, जो भी नजदीक के स्वर्ण के सेंटर या जो भी नजदीक के आपके प्रैक्टिशनर हो, उनके पास पेशेंट्स को या बच्चों को आप इंकरेज करिए कि वहां जाएं, स्वर्ण के बारे में जानकारी लें। इसका बहुत ही अच्छा रोल है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। नस्यम और नस्यम से रिलेटेड चीजें तो यही है अपने पास। बाकी कभी मैं ये थोड़ा सा पंचकर्म के बारे में बात की जाएगी तो पूरे हर एक जैसा कि कंपनी। साइनोसाइटिस वाला एस्पेक्ट था, तो वहाँ पे आपने विरेचन नस्य के बारे में बताया। एक प्रतिमर्श नस्य के बारे में आपने जानकारी दी, नियमित रूप से किया जा सकता है। उसमें किस तरह के ड्रग्स का सिलेक्शन करें ताकि नियमित रूप से करने में रिकरेंसी को कम किया जा सके? प्रतिमर्श नस्य में सबसे अच्छा मतलब एकदम क्लासिकल प्रिपरेशन अणु तेल जो हर जगह अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप सरसों का ऑयल यूज कर सकते हो। आंखों के लिए यूज करना है, बालों के लिए यूज करना है तो आप बादाम रोगन का तेल, सीरीन बादाम रोगन तेल जो आते हैं उसको यूज करो। आप ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी उसका भी बहुत अच्छा रोल होता है। इन सभी चीजों का आप नस्यम के रूप में यूज करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलते हैं आपको। ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने नस्यम का एक ब्रॉड स्पेक्ट्र हम सभी के साथ साझा किया कि नस्यम रिकरेंट यूआरटीआई या यूआरटीआई के केसेस के लिए ही नहीं, बल्कि डिफरेंट अदर एस्पेक्ट में भी यूज किया जा सकता है, जिसके बारे में आपने बताया। जैसे हेयर फॉल हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, तमाम अबोध और क्लेविकुलर आपने जो डिसीज के बारे में बात की, वहाँ हर जगह अपना एक अलग रोल नस्यम दिखाता है। पर्टिकुलरली कुछ सेलेक्टिव ड्रग्स के साथ में आपने जो नस्यम की भूमिका बताई हमारे यूआरटीआई के कंट्रोल में, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं आखिरी सीरीज में इसी अपना जो हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि आयुर्वेदा के साथ साथ आयुर्वेद का ही एक अंग है और आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है जो योग के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनली फेम्ड है। हर तरह की बीमारियों में योग की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं जो प्रयोग की जाती हैं और उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारे साथ योगा के एक्सपर्ट बड़े प्रसिद्ध योग शास्त्री हमारे साथ उपलब्ध हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और तमाम नए नए मंच पे सर के माध्यम से हमको अलग अलग डिसीज़ पे, अलग अलग विषयों पर उनके ज्ञान का लाभ हम लोगों को मिलता रहता है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर स्वप्निल सर इस विषय में थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस हैं, इनके लिए क्या हम कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अपने नियमित जीवन शैली में अपना के इनसे बच सकते हैं, या जिस समय बीमारी हो चुकी हो उस समय भी क्या उसको कम करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हम कर सकते हैं? डॉक्टर स्वप्निल सर। सर आपका अभी अनम्यूट नहीं है। हाँ, धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? आई एम ऑडिबल? जी सर, जी जी सर। तो सबसे पहले तो इस टॉक शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद और मुझे आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद। और मुझसे पहले डॉक्टर अंजू मैम, डॉक्टर संदीप सर और प्रोफेसर अजय सर का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे आज यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से लेके मेडिसिनल एस्पेक्ट तक पूरी जानकारी दी। सर, पीडियाट्रिक्स बच्चों के केस में जहाँ तक योग और प्राणायाम की बात आती है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसमें तो हम देखा जाए तो ऐसा बोला गया है कि अबव 3 इयर्स हम बच्चों को योग आसन वगैरह करवा सकते हैं, बट 3 इयर्स के ऊपर उनकी उतनी अभी समझ नहीं है कि हाउ टू कंप्लीट द पोस्चर, हाउ टू डू आसनास प्रॉपरली। तो एक एज क्राइटेरिया जो हमने लिया है वो 8 से 10 साल तक, जो बच्चे की तब थोड़ी बहुत समझ डेवलप हो चुकी होती है प्रॉपर, कि हाँ जो उनको हम बताते हैं तो वो अच्छे से समझ के और कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट रहेंगे जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो यंग चिल्ड्रंस हैं, यंग चिल्ड्रंस बोले तो छोटे बच्चे 3, 4, 5 साल के, उनको हम प्लेफुल या किसी गेम्स के माध्यम से या किसी स्टोरी के माध्यम से या पोज दिखा के उनको हम थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो इंक्रीज देयर लंग कैपेसिटी एंड टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी लिटिल बिट बाय योग और आसनास। तो उसमें जो मैंने बताया कि 8 से 10 साल के बच्चे तो आपके योग थोड़ा बहुत कर लेंगे आसन प्रॉपरली, बट छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मैं पॉइंट रखना चाहूंगा वो यही है कि एक ट्रेंड आपके पास एक योगा टीचर जरूर होना चाहिए, जिसकी निगरानी में और देख रेख में ही बच्चा ये प्रोसीजर्स करे।
क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, छोटे बच्चे हैं, हर चीज को खेल की दृष्टि से ही देखते हैं, तो उस केस में एक प्रॉपर आपका क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। उनको ज्यादा आप प्रमोट करें, उनको खेल कूद में ही ज्यादा मजा आती है छोटे बच्चों को, ऐसा मुझे लगता है। क्या ऐसा है भी? तो उसमें उनको उसी माध्यम से उनकी लंग कैपेसिटी वगैरह थोड़ा इंक्रीज कराने के लिए कोशिश करें, जैसे कि बलून ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बलून ब्रीदिंग एक्सरसाइज जनरली क्या है कि आप बलून बच्चों को देंगे और उसको उनको इन्फ्लेट कर फुलाने को बोलेंगे, इन्फ्लेट करने को बोलेंगे, तो उससे थोड़ी एक्सरसाइज होगी। चेस्ट कैविटी है, जो आपकी लंग्स हैं, वो प्रॉपरली एक्सपैंड होंगी और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो उस वजह से थोड़ा लंग कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज होगी। तो एक तो आपका हो गया बलून ब्रीदिंग। दूसरा आता है बबल ब्रीदिंग। आपने देखा होगा मेले में या कहीं फेयर वगैरह में वो एक मिलता है जिससे आप बलून बनाते हो, बबल्स बनाते हो, सोप वाटर का होता है। तो उसकी मदद से भी आप नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह कुछ करवा सकते हैं। एक हम लोग जब छोटे थे तो आपने देखा होगा एक पवन चक्की टाइप की छोटी सी होती थी, उसमें हम लोग फूकते थे तो वो गोल गोल घूमता था। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आजकल भी अवेलेबल हैं, तो उससे हम बच्चों की एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं। ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो उनको अभी आसन और योग क्या है इसकी समझ तक नहीं है। तो उनको हम ये जस्ट ये जनरल एक्सरसाइज वगैरह ये बच्चों को हम करवा सकते हैं। बलून इजिली अवेलेबल, आराम से फुला लेगा। आप जो बबल्स की बात कह रहा हूँ, बबल्स भी इजिली है। और ये तीसरा पिन व्हील, जो इंग्लिश टर्म है इसका, पिन व्हील करके आता है, एक आप उसमें फूकेंगे तो वो गोल गोल घूमने लगता है। तो उससे ये एक्सरसाइज वगैरह हम बच्चों को करवा सकते हैं। जो कुछ गेम्स हैं, जैसे हम बोलते हैं रेड लाइट का मतलब स्टॉप, तो अब ब्रीदिंग रोकनी है। ग्रीन लाइट मतलब यू हैव टू इनहेल, आप कस के इनहेल करवा सकते हैं। फिर ऐसे करके इस माध्यम से भी हम इसको एक प्रोसीजर या एक फन तरीके से इसको ले सकते हैं। जहां तक आती है आपके थोड़े 8 से 10 साल का एज ग्रुप अगर मैं पकड़ता हूँ, या उससे ऊपर का एज ग्रुप पकड़ता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए कुछ योगासन है जो बहुत ही हेल्पफुल है, जो इजिली बच्चे कर भी लेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है आपका भुजंग आसन, कोबरा पोज जिसको हम कहते हैं। तो इजिली वो बच्चे देख सकते हैं। कोबरा पोज बोला गया है, सांप के फन के आकार का होता है, तो उसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। भुजंग आसन है। शलभ आसन, शलभ आसन बेसिकली लोकस्ट पोज है। लोकस्ट पोज ये भी एक इंसेक्ट के नाम पे है, तो बच्चे उसको देख के इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और वो इजिली कर सकते हैं। धनुरासन है, धनुरासन बो पोज, तो उसको भी इजिली किया जा सकता है। सुखासन है, सुखासन भी आपका क्या करेगा, एक आपके ब्रीदिंग को रिलैक्स करेगा थोड़ा सा, और आपका माइंड भी काम करने में हेल्प करेगा, सुखासन जो है। तो धनुरासन हुआ आपका, भुजंगासन हुआ, और शलभासन, ये सब आपका क्या करेंगे? लंग्स कैविटी को स्ट्रेंथन करेंगे, लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ स्टैंडिंग आसनास की, बैलेंसिंग, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्री पोज, जिसको हम वृक्ष आसन भी बोलते हैं, उसका नाम लेना चाहूंगा। दूसरा गरुड़ आसन, ईगल पोज, बहुत इजी है। तो ये सब जो मैं आसन बता रहा हूँ, नाम इतने इसके इंटरेस्टिंग है, जिसको बच्चे खुद ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही आसन हमें करना है, ज्यादा कुछ टिपिकल पोजेस बच्चों को नहीं करवाने हैं। नॉर्मली वृक्षासन बहुत इजी है, नॉर्मल बच्चा इजीली कर लेता है। और आजकल तो स्कूल में भी एक योग सेशन वगैरह बस सभी मैक्सिमम स्कूल्स में रखा जाता है, उसमें ईगल पोज वगैरह कराया जाता है। तो ये आपका क्या करेगा? आपके बैलेंसिंग में हेल्पफुल है, आपको काम ब्रीदिंग में हेल्पफुल है, और आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को अच्छा करता है। अगर इन्वर्टेड पोज की बात करूं, सर्वांग आसन है, अधोमुख स्वानासन है, ये सब आसन है जो बहुत अच्छे हैं। शवासन, और रिलैक्सिंग द माइंड, प्रमोटिंग डीप ब्रीदिंग, शवासन उसके लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों की बात है तो बस हर चीज को थोड़ा सा गेम या फन के मूड में रखेंगे तो इजिली उसको समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, बड़े बड़े टर्म आपको यूज नहीं करने, कि इनहेल एक्सेल, जो बच्चों को इजिली समझ में आ जाए। आप सांस लीजिए, आप सांस छोड़िए, ऐसे आराम से आप इजिली उनको समझा सकते हैं। और प्रॉपरली ब्रीदिंग पे फोकस कराना है। क्या होता है कि आसन करते टाइम बच्चे ब्रीदिंग पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर एक गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन बच्चों के केस में। तो एक आपका अगर इंस्ट्रक्टर अच्छा है तो इन सब चीजों को कर लेगा। और ये सर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे, कि योग आसन कोई एक तरह का जादू नहीं करेगा, आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना होगा। तब ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तब ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो अगर जैसे कि प्रिवेंशन एस्पेक्ट की बात करें, तो प्रिमोर्डियल की ही बात करूं मैं, तो ये प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन का ही एक पार्ट है, प्राइमरी के भी पहले।
अगर ये सब चीजें बच्चे अर्ली एज से इनकलकेट करा लेंगे, कराने का सेंस ये है कि पेरेंट्स को इसमें बेसिकली यहाँ पे पूरा बीड़ा उठाना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रेगुलर आसनास और एक रूटीन में फॉलो करवाना पड़ेगा। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से हमें प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, अपर या यूआरटीआई ट्रैक इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो सकता है। एक क्वेश्चन Thank you. इसमें और बनता है, जी योगा जी। का विस्तार जो हुआ वर्ल्ड वाइड, इसकी एक फेम आई, उसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ये तो सच है कि इसको जानने में, इसकी अवेयरनेस के लिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं कि मीडिया के माध्यम से काफ़ी डैमेज भी हुआ, क्योंकि लोग योगा को करने के लिए कई बार मीडिया में दिखाए गए, या कई बार किसी भी तरह से किसी ने आके कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर दिया, एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं वो, और उनको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो अच्छी चीज़ यही है कि योगा के बारे में विदाउट एक्सपर्ट, जो उसका एक्सपर्ट ना हो, किसी को भी फॉलो नहीं करना है। कुछ चीज़ें हम लोग वीडियोस में देखते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हैं, जैसे कहीं जल नीति के बारे में बात आती है, सूत्र नीति के बारे में बात आती है, ऐसे वीडियोस लोग दिखाते हैं बड़ों के कि इनसे ये फ़ायदा हो जाता है, वो फ़ायदा होता है, या धोती है कि इंस्टेंट कर लें। तो क्या इस तरह की चीज़ों को पेडियाट्रिक एज ग्रुप में किया जाना चाहिए? सर, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड ही करेंगे। षटकर्म जितने हैं, मैं बच्चों के केस में उसको अवॉइड ही करवाना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर जल नेति की बात करें तो जल नेति में यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम योर माउथ। आप एक नाक से आपका सुखोष्ण जल जा रहा है और दूसरे नासा छिद्र से बाहर आ रहा है, तो उसमें आपको माउथ से ही ब्रीदिंग करनी है। तो बच्चे उतना आपका अगर इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, वो फिर नाक से ब्रीथ करना जहां स्टार्ट करेंगे तो वो पानी फिर सीधे ऊपर बैक चला जाएगा, तो उनको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि षटकर्म वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें, मतलब 10-12 साल एक के एज, बाद। जी जी जी, हाँ, 10-12 साल एक एज एज ग्रुप के अटेंड बाद हम, करने के हाँ, बाद ही उसको बस शुरू बस बस, करें। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी, एक आपके माध्यम से गाइडलाइन मिल जा रही है कि ऐसा नहीं कोई कुछ भी कर रहा है तो आप अपने बच्चों जी को वो कराने लगें ताकि उनको फायदा हो जाए, ऐसा नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर सही उम्र आनी जरूरी है, और उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है कि एक योगा के एक्सपर्ट के अंडर गाइडलाइन में भी इस तरह की चीज़ों को करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसके सेशन में सभी हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज़ शेयर किए। यूआरटीआई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर में इसके तमाम केसेस मिलते रहते हैं। साल में कई बार बच्चों को इस तरह की बीमारियां होती हैं और लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए परेशान होते रहते हैं। तो शुरुआत में ही जैसे कि उसको किस प्रकार से रोका जाए, डॉक्टर अंजू ने इस पर बहुत अच्छा अपना हाईलाइट की, बहुत सारी चीज़ों को जो हाइजीन से रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, उनके खाने पीने से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों पर अपना मार्गदर्शन सभी लोगों को दिया। इसके बाद ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक बात की जाए तो डिफरेंट टाइप के ये केसेस मैं समझता हूँ कि जनरल ओपीडी का एक बहुत बड़ा केस इस हम लोगों को मिलता है। एक देखा जाता है कि जनरल प्रैक्टिस में बैठे हुए लोगों के पास यूआरटीआई के केसेस मैक्सिमम नंबर्स में आते हैं, जैसा डॉक्टर संदीप ने बताया भी था। तो ये सभी के लिए किस तरह की गाइडलाइन हमारे लिए हेल्पफुल कर सकती है, क्या ड्रग्स हो सकते हैं, उनको किस बेस पे उनका चुनाव किया जाए, कितनी ड्यूरेशन तक दें, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में किन ड्रग्स को यूज करें, इस पर एक बहुत ही अच्छा व्यापक गाइडलाइन संदीप सर की तरफ से हम लोगों को मिला। इसके बाद नस्यम थेरेपी, जो कि एक बहुत पॉपुलर थेरेपी है पंचकर्म की, तो किस तरह से करें, किन ड्रग्स के साथ में करें, किस एज ग्रुप में करें और कितने समय तक करें, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रोफेसर अजय सर का गाइडलाइन यूआरटीआई के केसेस के लिए हम लोगों को मिला। और बाद में जो सभी लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसी योगा प्रक्रियाएं या ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएं जिनसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, तो उसके बारे में जो योग आसन प्राणायाम के विषय में एक विस्तृत जानकारी डॉक्टर स्वप्निल सर ने हम लोगों को दी, और उन चीज़ों के बारे में बताया भी जो दिखने में मीडिया में हाईलाइटेड हैं। उनके लिए एक विशेष उम्र का इंतजार करके और प्रॉपर एक्सपर्ट के गाइडलाइन में ही इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को करना चाहिए। तो ये आज हम लोगों का सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत सभी एक्सपर्ट्स ने अपना जो ये समय दिया, ये हम लोगों के लिए बहुत कीमती था, और ये इसकी एक जो रिकॉर्डिंग होगी, ये न केवल जनसामान्य के लिए बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होगी। तो अब मैं कार्यक्रम के अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर आरती सिंह को, जो कि वुमेन सेल की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल लेवल पर। वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स का कार्यक्रम पूरा करें। प्रोफेसर आरती मैडम। Thank you, sir. Good evening, everyone. I feel privileged to pay my vote of thanks today. It was a great
experience to be the part of such a wonderful session. First of all, I would like to thank God to inspire Bharat Arogya Sangathan to organize such kind of informative sessions. Then now I would like to thank our President, Dr. Arun Khare sir, our national heads, our state presidents, our all the secretaries, and all the team members of Bharat Arogya Sangathan. And I am very much thankful to our all amicable guests, Dr. Sandeep Suryavanshi sir, who is a renowned pediatrician from Gujarat, and our next speaker, Dr. Anju, pediatrician, and she is the secretary, also playing the role of and holding the responsibilities of Uttar Pradesh as a secretary. Our next speaker, Dr. Swapnil, who is also holding the responsibility of national head from UP, and our yoga expert. I'm also thankful to Dr. Ajay, Panchkarma expert, and our vice president of Bharat Arogya Sangathan. I'm very much thankful to Dr. Satyaprakash Chauhan for hosting such an informative session. The session was very informative, very enlightening, and was well informed. We enjoyed it all. Very soon, from Bharat Arogya Sangathan, we will coming with some other similar informative sessions with more information. Thank you. धन्यवाद मैडम। और आज का ये सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे आने वाले कुछ और सेशंस में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग अपनी जानकारी साझा करेंगे, जैसे कि जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंट अदर प्रोफेशनल्स के हेल्थ चैलेंजेस हैं। उन विषयों को लेकर समय समय पर हम लोग इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, पूरे भारत आरोग्य संगठन के सभी लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया और कार्यकारिणी के रूप में जुड़े रहे। बहुत ही जल्दी हम लोग दोबारा से आप लोगों से मिलेंगे। नमस्कार।